हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका बुल राइडर्स चैनल में। काफी दिन बाद दोस्तों वापस से चैनल को हम लोग रिज्यूम कर रहे हैं और आज से आपको डिटेल वीडियो जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। काफी सारे अलग अलग स्टॉक्स हम लोग इसमें जो है वो कवर करने वाले हैं। तो खास करके जहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स ज्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं या उन्हें ट्रैक किया जाता है उस स्टॉक्स में, ऐसे काफी सारे स्टॉक्स जो है उसके बारे में लोग डिटेल में आपको पूरी बातें बताने वाले हैं। तो ऐसी ही आज का स्टॉक जो हम लोग ऑन डिमांड लेकर के आया है वो है दोस्तों दीपक स्पिनर्स करके कंपनी है। उसके बारे में काफी बार कमेंट में हमें पूछा गया था स्टॉक के बारे में, तो आज इसी से हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो सर दीपक स्पिनर लिमिटेड के नाम से आपको एक चीज तो समझ में आ चुकी होगी कि कंपनी का कहीं ना कहीं फैब्रिक से रिलेटेड बिजनेस होगा। तो वेबसाइट में आपको क्लियरली एक बार विजिट करवा देता हूं कंपनी की। ये वेबसाइट है कंपनी की दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आप जाकर के विजिट कर सकते हो। प्रोडक्ट समझ लीजिए, ये बेसिकली फैब्रिक यानी कपड़ा बनाती है जिसमें पॉलिस्टर आता है, एक्रेलिक आता है और विस्कोस एक प्रोडक्ट है, और एक्रेलिक ब्लेंड्स करके एक कॉटन आता है, कॉटन ही फैब्रिक बोल सकते हो उसको, आता है। तो ये सारी चीजें ये लोग बनाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं और यही उनका बिजनेस है। अब बिजनेस साइकिल इनका समझ लेते हैं। देखिए, ये इन्वेंट्री बनाएंगे, फिर उससे प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर वो इन्वेंट्री में रखा जाएगा और फिर वो एक्सपोर्ट होगा, फिर क्रेडिट पीरियड होगा और उसके बाद में जो है इनको पेमेंट मिलेगा। यानी पहले इन्वेस्टमेंट करने के बाद इनको पेमेंट आता है। तो एक लंबा सा इनका पेमेंट साइकिल है, इन्वेंट्री साइकिल उसके बीच में आता है। तो पेमेंट आने में इनको थोड़ा टाइम लगता है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। तो इसका इफेक्ट क्या होता है और कंपनी आगे कैसे कर रही है, आगे क्या करने वाली है, पूरे बात करेंगे। पहले अभी इसका थोड़ा सा डिटेल्स में हम लोग चले जाते हैं, डिटेल में समझाऊंगा। 167 करोड़ की यानी 166 करोड़ की यह कंपनी है। अभी इसका मार्केट प्राइस चल रहा है 230 रुपया। हाई 308 का बना चुकी है, लो 215 का ये बना चुकी है। स्टॉक का पी लगभग 8.5 रुपए का यानी सस्ता पी है। मैंने हमेशा बोला है कि कंपनी का पी अगर 20 के आसपास या 20 के नीचे हो तो समझना चाहिए कंपनी जो है वो एक लेवल के वैल्यू पर ट्रेड हो रही है, आप खरीद सकते हो। यहां से चांसेस है कंपनी एक बेटर रिजल्ट आपको दे सके, बट ये जरूरी नहीं है। बाकी सारे फैक्टर्स कंसीडर करने के बाद आप ये डिसीजन ले सकते हो। बुक वैल्यू अभी 332 है जो अच्छी है। डिविडेंड डील देखिएगा 1.08% है। आरओसीई 21%, आरओई 18% है। फेस वैल्यू 10 रुपया है यहाँ पे, यानी अभी तक कंपनी ने स्प्लिट नहीं किया हुआ है। अगर स्प्लिट करेगी तो 5 या 1 का ऑप्शन इनके पास होता है। ईपीएस है लगभग 27 रुपए का, एक शेयर के ऊपर आपको 27 रुपए का इनकम मिल रहा है। डेट टू इक्विटी 0.20 बढ़िया है। इंडस्ट्री पी भी 20 के अंदर है यानी 19.3 है। पिछले 3 साल का आरओई रहा है 17%। डेट इनका 48.2 करोड़ है जो 170 करोड़ के कैपिटल के साथ में लोग ओके बोल सकते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 0.69% है। पिछले 1 साल का हम लोग क्वार्टर की बात करें, पिछले क्वार्टर की, तो ये लगभग 80% डाउन चल रहा है। सेल्स 15% डाउन चल रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है, जो अच्छा है कि कोई प्लेज नहीं है। पिछले 3 साल से हम सेल्स ग्रोथ की बात करें 6.81% है, जो कि हर कंपनी की ये इंपॉर्टेंस होती है किसी भी बिजनेस की, उसका सेल्स का ग्रोथ होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों। तो ये 6.81% को ध्यान में रखिएगा। प्रॉफिट पिछले 3 साल से 38% चल रहा है। पिछले 3 साल का रिटर्न 49% है। तो ये बेसिक फिगर्स है। अब इनको किस तरह से यूटिलाइज किया गया, किस तरह से बेटर समझेंगे, ये हमें तब पता चलेगा जब हम कंपनी की जो है वो बैलेंस शीट देखेंगे, उसका प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे। तो थोड़ा धीरे धीरे नीचे चल के हम लोग वो चीज देख लेते हैं। पहले ग्रोथ को समझ लेते हैं। देखिए, बुक वैल्यू जैसे मैंने कहा बहुत बढ़िया 0.69% है। इसका जो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 5 साल से वो 47.4% सीएजीआर के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। डेट जो है इनका जो लगभग 24 डेज का डेटर डेज होता है वो नीचे है, मैं आपको सब उसका भी मीनिंग समझाऊंगा। वो 19.3 डेज हो चुका है। लेकिन कंपनी ने पिछले, आप अगर देखोगे तो जो सेल्स ग्रोथ है वो 5.02% से चल रहा है पिछले 5 साल से। यानी पिछले 5 साल से कंपनी का जो ग्रोथ है वो 5% के ऊपर जा नहीं रहा है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने आपको ऊपर भी दिखाया कि कंपनी का सेल्स ग्रोथ जो है वो है लगभग 6.81%, जो बढ़ नहीं रहा है।
जो बढ़ना बहुत जरूरी है। जब यह सेल्स ग्रोथ बढ़ेगा तब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा, कंपनी के पास कैपिटल आएगा, तब कंपनी ग्रो करेगी, तब कंपनी की स्टॉक वैल्यू में आपको इफेक्ट दिखेगा, क्योंकि तब ईपीएस बढ़ेगा। ईपीएस बढ़ेगा दोस्तों तो कंपनी प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा डिलीवर करना शुरू करेगी। अब थोड़ा सेल्स में आकर के देखते हैं दोस्तों, क्वार्टर वाइज यहां पर लिया हुआ है, तो हम सितंबर क्वार्टर की बात करते हैं। 133 करोड़ का इनका सेल्स हुआ है और 125 करोड़ का इनका एक्सपेंस ऑलरेडी हो चुका है। सॉरी, माफ कीजिएगा। तो अब देखेंगे तो इसमें आपको हार्डली 7 to 8 करोड़ का डिफरेंस दिखाई, 7.72% टू बी एग्जैक्ट। उसमें से भी अगर हम लोग थोड़ा जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, ऐसी सारी चीजें हटाएंगे, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है 3.5 रुपया, 3.5 करोड़, माफ कीजिएगा। टैक्स को अगर भी उसमें से हटा देंगे तो अपने पास बचता है 2.5 रुपया और ईपीएस बन जाता है 3.52, यानी 2.5 रुपये का प्रॉफिट है। तो आप सोचिए जो कंपनी सेल कर रही है लगभग 150 करोड़ का, उसका प्रॉफिट है सिर्फ 2.5 करोड़ का। तो आपको जो मेजर गैप जो दिख रहा है ना दोस्तों, यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कंपनी के लिए, कंपनी के फ्यूचर के लिए, कंपनी के एक्सपांशन के लिए। कंपनी का नेट प्रॉफिट बहुत ज्यादा मैटर करता है दोस्तों, क्योंकि ये जो एक्सपेंसेस है, जैसे इंटरेस्ट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, टैक्सेशन हो गया, यहां से कुछ रिटर्न नहीं मिलने वाला है आपको। आपको रिटर्न मिलता है जब आप कोई बढ़िया इन्वेस्टमेंट कर देते हो, उससे रिटर्न आ जाए, या अपने आप बिजनेस में फोकस करके बिजनेस को ग्रो करो तो उससे फायदा हो जाए। ईपीएस देखिएगा पिछले कुछ क्वार्टर से, अगर 2022 के क्वार्टर की बात करें तो 14, 16, 17, 18 यहां तक पहुंच गया था, जो वापस से 3.5 रुपए पे आ चुका है। तो यहां पे आपका सेल्स घट रहा है, यह क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है। पीएनएल में वही चीज आपको रिफ्लेक्ट होगी। 500 करोड़ का इनका सेल्स है, 450 करोड़ का एक्सपेंसेस है, जो प्रॉफिट निकल करके आता है वो हार्डली 20 करोड़ है। यानी आपका 500 करोड़ के बाद 20 करोड़ का सिर्फ प्रॉफिट बच जाता है दोस्तों। वही इफेक्ट ईपीएस में भी आपको दिखाई दे रहा है, 54, 55 और यहां पर आप देख रहे हो 26। तो ड्रास्टिकली लगभग 50% इनका जो है ईपीएस गिर चुका है। यहां पर भी आप देखोगे तो पिछले 12 महीने की बात करें तो 18% इनका जो सेल्स ग्रोथ कम हो चुका है, प्रॉफिट ग्रोथ 60% से गिर चुका है, और सीएजीआर जो है 7% से, यानी जो ग्रोथ होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ, वो 7% से गिर चुका है दोस्तों। ये बहुत ही बड़ी बात है किसी भी कंपनी के लिए। यानी यहां पर ये वो लेवल है जहां पर कंपनी कहीं ना कहीं एक स्टेबल हो जाती है, रुक जाती है, ग्रोथ रुक जाता है, और यहां पर वो क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों। अब आगे बात करें, मैं थोड़ा नीचे और भी जाता हूं दोस्तों। यहां पर अगर आप देखो, मैंने डेटर डेज की भी कुछ बात की थी, वो भी मैं आपको यहां पर नीचे दिखाऊंगा। डेटर डेज है, कंपनी का डेटर डेज 19 है, जो 31 था। यहां पर बेसिकली कंपनी वो पैसा जमा कर पाती है जब पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो 90 डेज में जमा कर सकती है। इन्वेंट्री डेज इनके 117 है, और डेज पेएबल है वो 29, यानी इनको 29 के आसपास की पेमेंट मिल जाती है। अब कैश कन्वर्जन रेशियो क्या होता है, कैश कन्वर्जन साइकिल क्या होता है? देखिए, ये होता है प्रोडक्ट बनने के बाद बिकने तक और बिकने के बाद पैसा आने तक जो समय लगता है, वो होता है ये कैश कन्वर्जन साइकिल। यानी आप कुछ भी खरीदो रॉ मटेरियल, उसे बेच करके अपने प्रॉफिट के साथ जब पैसा वापस आता है, तो वो होता है कन्वर्जन साइकिल। कितना टाइम लगता है, जैसे चाय वाले ने चाय बनाया, बेचा, इमीडिएटली उसको पैसा मिल गया, उसका जो इन्वेस्टमेंट था वो इमीडिएटली प्रॉफिट के साथ रिटर्न आ गया 1-2 मिनट के अंदर। इनके पास ये पैसा घूम कर आने के लिए लगता है 108 दिन का टेन्योर। जो आप देख रहे हो कुछ कम हो गया था एक्चुअली, 76 के साथ में जब स्टार्ट किया था, फिर 112 हो गया था, और फिर ये अभी 108 के आसपास आ चुका है। तो ये अच्छी बात नहीं है कि जितना कम हो उतना जल्दी से कंपनी का जो है वो कैश का साइकिल जो है वो घूमता है, और जितना जल्दी घूमेगा, जितना तेज घूमेगा, उतना कंपनी ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर पाएगी। यहां पर आप देखोगे आरओसी जो है वो भी कहीं ना कहीं अभी पिछले क्वार्टर से कम हो चुका है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे इस कंपनी में खटक रही है, जो मैं कभी नहीं ढूंढता हूं अगर मैं किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने जाऊं, तो ये चीज मैं हमेशा ढूंढता हूं। तो ये स्टॉक्स को अगर आपको चलाना है, बड़ी मूवमेंट चाहिए, कुछ अच्छा बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा पैसा लगता है दोस्तों। यहां पर आप प्रमोटर की होल्डिंग देखोगे ना तो स्टेबल है, 45.67, कंप्लीट स्टेबल, कुछ चेंज नहीं है। और उससे ज्यादा होल्डिंग कंपनी की है
पब्लिक के पास जो बढ़ रही है। आप यहाँ पे देखो 24 है, 25, 25, 25, 32 और 31, 54.32 यानी कंपनी के प्रमोटर से भी ज्यादा होल्डिंग पब्लिक के पास है, जो पब्लिक दबा करके बैठी हुई है। और यहां पर आप देखोगे 25 से चला आ रहा था, 24 से 25 हुआ और फिर 32। ये बढ़ा कहां से? प्रमोटर ने तो बेचा नहीं, ये बेचा दोस्तों DII ने। यहां पर आप देखोगे 0.8, 0.9 हुआ, यहां पर 0.9, फिर सीधा 0.01 हो गया दोस्तों। काफी ज्यादा होल्डिंग ये लोगों ने बेचा, जो बचा रिटेलर ने कंज्यूम कर लिया। अब स्टॉक में सिर्फ प्रमोटर है और रिटेलर है जिसकी होल्डिंग प्रमोटर से भी ज्यादा है। स्टॉक में ना म्यूचुअल फंड्स है, ना DIIs है, ना FIIs है। और ये वो लोग हैं दोस्तों जिनके पास मोटा पैसा होता है, जो आपके स्टॉक्स को चला सकते हैं, जो आपके स्टॉक्स को दौड़ा सकते हैं, वो यहां पर नहीं है। तो ये स्टॉक ज्यादा नहीं चलने वाला है। अगर स्टॉक आपके पास है, आपको सोचना है फिर से एक बार कि स्टॉक में मूवमेंट नहीं आएगा। अगर स्टॉक में मूवमेंट चाहिए तो रिटेलर ही रिटेलर को बेच पाएगा, जो बड़ी क्वांटिटी बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। ये ध्यान में रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये ओवरऑल दोस्तों था हमारा जो एनालिसिस था इस कंपनी के ऊपर, दीपक स्पिनर्स के ऊपर। तो वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, और आपके कोई सवाल है इसके बारे में, हमारे एनालिसिस के बारे में कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम जरूर इसके बारे में बात करेंगे, और आपकी कमेंट्स अगर वैल्यूएबल है तो इसके ऊपर हम लोग एनालिसिस का ऊपर से और एक वीडियो भी दोस्तों जरूर लाएंगे आपके लिए। अपनी वीडियो देखा, अपने इंटरेस्ट दिखाया दोस्तों, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।